आपने कोविड वैक्सीन लगवाया? जी, बिल्कुल। कब लगवाया? दिसंबर में लगवाया था, ऑलमोस्ट अभी 1 महीना हो गया। कौन-सा वैक्सीन लिया था आपने? मैंने फाइज़र वाला वैक्सीन लिया था। कितने डोसेज़ लिए? मैंने 2 डोज़ लिए 3 वीक्स अपार्ट। कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ? बस थोड़ा बहुत हुआ 24 घंटे एंड देन आई वाज़ फाइन कंप्लीटली। सच-सच बताइए, वैक्सीन लेने से पहले आप एंग्ज़ियस थीं? जब ये वैक्सीन्स मार्केट में आई, उनके पहले काफ़ी उसके बारे में स्पेक्युलेशंस थे, किसी को ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम थी। तो उस समय थोड़ा मुझे एंग्ज़ायटी हुआ था, जब मैंने वैक्सीन के बारे में पूरा डिटेल जब पढ़ा और जब पता चला कि काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने स्टडी करके ये वैक्सीन फाइनली ह्यूमन यूज़ के लिए यूज़ किया है, सो देन आई वाज़ कंप्लीटली फाइन। मैं क बिल्कुल कॉन्फिडेंटली गई थी लगवाने के लिए। क्या आप सबको वैक्सीन लगवाने के पक्ष में हैं? बिल्कुल, येस आई स्ट्रांगली रिकमेंड सबको लगना चाहिए ये वैक्सीन। हेलो फ्रेंड्स, इन कन्वर्सेशन विद जूही शुक्ला में आपका स्वागत है। आइए, आज आपको ले चलते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और मिलते हैं डॉक्टर मनीषा नेवास्कर से, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं। मनीषा नेवास्कर पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के एस्थमा, एलर्जी एंड स्लीप मेडिसिन विभाग में कार्यरत हैं। इसके अलावा वे ल्यूसिल पैकार्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल स्टैनफोर्ड, जॉन मुर मेडिकल सेंटर कैलिफोर्निया पैसिफिक मेडिकल सेंटर, यूसीएसएफ बेनियोफ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ओकलैंड के साथ साथ कई और हॉस्पिटल्स में भी अटेंडिंग पीडियाट्रिक पल्मोनरी के रूप में पदस्थ हैं। डॉक्टर मनीषा ने भिलाई में ईएमएमएस सेक्टर 9 और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 से स्कूलिंग की है। वे महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर में मेडिकल स्टूडेंट रह चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने ड्रिस्कॉल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, टेक्सास ए&एम यूनिवर्सिटी में इंटर्न और रेसिडेंट पीडियाट्रिक्स में किया। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ओकलैंड से डॉक्टर मनीषा ने पीडियाट्रिक पल्मोनरी में फेलो की उपाधि हासिल की है। डॉक्टर मनीषा नेवास्कर को कई बार बेस्ट डॉक्टर्स इन अमेरिका डेटाबेस में इंक्लूड किया गया है। उन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस फाउंडेशन केयर सेंटर से आउटस्टैंडिंग पार्टनर अवार्ड और सिस्टिक फाइब्रोसिस फाउंडेशन क्वालिटी केयर अवार्ड दिया गया है। उनको ड्रिस्कॉल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में रेसिडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर मनीषा अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, कैलिफोर्निया और थोरेसिक सोसाइटी जैसे कई संस्थाओं की सदस्य रह चुकी हैं। मनीषा भारत और अमेरिका में विभिन्न कम्युनिटी और पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज में शामिल हैं। डॉक्टर मनीषा कम्युनिटी फिजिशियंस के लिए टीचिंग प्रेजेंटेशंस प्रोग्राम में हिस्सा लेती आई हैं। डॉक्टर मनीषा स्कॉलरली पब्लिकेशन सहित रिसर्च एक्टिविटीज में सक्रिय रूप से शोध कर रही हैं। लेट्स वेलकम डॉक्टर मनीषा नेवास्कर। स्वागत है डॉक्टर साहिबा। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर से कंसल्टेशन करना मेरी फेवरेट एक्टिविटी है, तो आज खूब बातें होंगी मनीषा। बिल्कुल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जैसा कि आपने बताया, कोविड वैक्सीन लेने से पहले आपने स्टडीज को थॉरोली पढ़ लिया था, तो उसमें ऐसा क्या लिखा था जिससे आप वैक्सीन लेने में कन्विंस हो गई और आपने ये वैक्सीन लिया ही नहीं बल्कि इसका इंतजार भी किया? जो फाइज़र वैक्सीन है या मॉडर्ना वैक्सीन है, एमआरएनए वैक्सीन टेक्नीक है, इसको काफ़ी सालों से साइंटिस्ट्स लोगों ने स्टडी किया है, पर अभी जो कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, ये जो टेक्नीक है उसको इस्तेमाल किया, काफ़ी बड़े रिसर्च ट्रायल्स हुए, ऑलमोस्ट लाइक 40-50,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वैक्सीन ट्रायल्स में एंड काफ़ी अच्छा डेटा रहा उसका, जो वैक्सीन की जो सेफ्टी है और एफिकेसी बोलते हैं जो, कितना काम करती है, उसका बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस वुड बी अ गुड वैक्सीन फॉर पीपल टू टेक। अभी आपने जैसे वैक्सीन एफिकेसी के बारे में बात किया, तो हम ये समझना चाहते हैं कि ये होता क्या है वैक्सीन एफिकेसी? ये वैक्सीन एफिकेसी का मतलब ये होता है कि जैसे जब रिसर्च ट्रायल करते हैं, हुँ, तो कुछ लोगों को एक्चुअल वैक्सीन मिलती है और हुँ, कुछ लोगों को प्लेसिबो मिलता है, जिसमें वैक्सीन नहीं रहती है। तो वो दोनों ग्रुप को कंपेयर करते हैं और हुँ, उसमें पता करते हैं कि जिनको वैक्सीन मिली है, कितने लोगों को उनमें से इन्फेक्शन हुआ है। रिसर्च का जो इन्फॉर्मेशन आया, उसमें पता चला कि 95% एफिकेसी थी, मतलब 9 out of 10 patients who got the vaccine did not get this virus. So only 1 out of 10 people compared to placebo group,
were getting infected or got the COVID-19 infection. So it actually is really good, if it prevents infection in 90-95% of the people, it is a very highly efficacious vaccine. करेक्ट, ये आपने अच्छा समझा दिया। लेकिन इसी के साथ मैं ये जानना चाह रही थी मनीषा कि जो फाइजर मॉडर्ना वैक्सीन है वो एमआरएनए वैक्सीन है, कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तो इनमें क्या फर्क होता है? के लिए आपको वैक्सीन क्या काम करती हैं, कैसे काम करती है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। ओके। सो अपन जो वैक्सीन लेते हैं, उसमें क्या है कि जैसे जो वायरसेस हैं, जो पैथोजन हैं, वो अपने बॉडी में आके डिज़ीज़ प्रोसेस करते हैं, राइट? जैसे आपको इन्फेक्शन होता है वायरस से, तो अपना जो इम्यून सिस्टम रहता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और हम्म, एंटीबॉडीज़ वगैरह प्रोड्यूस करता है। अगर आपको इन्फेक्शन नहीं होना है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, उसको ट्रेन करना है कि वायरस को कैसे पहचानना है, राइट? हम्म, हम्म, तो क्योंकि जैसे ही वो इम्यून सिस्टम वायरस को पहचानेगा तो हम्म, एंटीबॉडी स्टार्ट करेगा प्रोड्यूस करना और उसकी हम्म, उससे क्या होगा कि अपन को इन्फेक्शन या जो भी डिजीज प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। तो वो वैक्सीन है अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है टू रिकॉग्नाइज pathogens हम्म, and to produce antibodies. So there हम्म, are different types of vaccines that have been produced all these years. So हम्म, जैसे MMR वैक्सीन हुई, जो चिकन पॉक्स की वैक्सीन हम्म, होती है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होती है, वो उसको एटेन्यूएटेड वैक्सीन बोलते हैं। उसमें अच्छा। क्या है कि जो वायरस है, ऐसा समझ लो जैसे उसका कजिन है, और या तो वायरस के समान एक हम्म, दूसरा वायरस रहता है जिसके प्रॉपर्टीज are very similar to the virus that's causing your problem, right? उसको हम्म, उन लोग लेते हैं और उसको इंजेक्ट करते चेक हैं कर लेते हैं। अपनी बॉडी में। तो उससे क्या होता है कि अपनी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू करती है, अपना इम्यून सिस्टम। हम्म, तो वो एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन होती हैं। हम्म, दूसरे टाइप की जो वैक्सीन होती है वो होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अच्छा। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या है कि उसमें जो वायरस रहता है उसको उन लोग इनएक्टिवेट कर देते हैं, मतलब हम्म, उसको मार इट्स अ देते हैं। किल्ड और अ डेड वायरस, मार हाँ। देते हैं। हम्म, और फिर वो मरा हुआ वायरस जो होता है वो इंजेक्ट करते हैं हम्म, वैक्सीन के रूप में। फिर अपना जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। हम्म, नाउ एग्जांपल्स ऑफ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स दैट आर ऑलरेडी देयर आर इन्फ्लुएंजा और फ्लू वैक्सीन जो बोलते हैं, ओके। दैट्स एन एग्जांपल। हाँ। सो अपने जो इंडिया में जो कोवैक्सीन बन रही है, वो जिसके ऊपर इनएक्टिव। स्टडी कर रहे हैं, उसमें इनएक्टिवेटेड कोविड 19 वायरस है और सार्स कोवी 2, दैट्स द रियल नेम ऑफ द वायरस। हम्म, जो मॉडर्ना और फाइजर है उसमें एमआरएनए का यूज हम्म, हुआ है। सो व्हाट इज एमआरएनए? हम्म। आई सो वाज अबाउट उसके टू आस्क लिए, यू दैट। या, सो एमआरएनए क्या होता है? इट इज बेसिकली नथिंग बट इट्स अ जेनेटिक कोड। ओके, तो अपने बॉडी में सभी ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक कोड इज कंटेन्ड इन डीएनए, राइट? तो डीएनए जो रहता है वो जब प्रोटीन्स जो बनते हैं उसके लिए क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। जो मैसेंजर आरएनए रहता है और एमआरएनए, वो कुछ नहीं, एक समझ लो एक टेम्पलेट रहता है, या तो सांचा समझ लो या टेम्पलेट समझ लो। उससे जो है वो प्रोटीन्स बनता है। नाउ वायरस है अपना, जैसे कोविड 19 वायरस की बात कर रहे हैं अपन, तो कोविड 19 वायरस में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं। तो एमआरएनए वैक्सीन जो बनी है वो क्या है कि जो वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन रहता है, स्पाइक प्रोटीन क्या करता है, स्पाइक प्रोटीन enables it to attach to our body and get into our body and cause infection. So स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट इन लोगों ने एंटीबॉडीज बनानी है। तो क्या किया है साइंटिस्ट लोगों ने कि इन लोगों ने स्ट्रक्चर, जो वायरस का स्ट्रक्चर है उसको बहुत डिटेल से उन लोगों ने स्टडी किया, और उसमें से जो स्पाइक प्रोटीन्स जो हैं, वो जो जो बनाने की क्षमता जो रहती है वायरस में, वो उन लोगों ने उतना जीन कोड जो है उसको उन लोगों ने लिया है, और वो एमआरएनए जो रहता है उस पर्टिकुलर स्पाइक प्रोटीन का, जिसमें हाँ। जेनेटिक कोड लिखा रहता है, उसको वो उन्होंने वैक्सीन के रूप में यूज किया है। So अच्छा। that mRNA that contains genetic code for making spike protein is what is injected in our body. So once it's injected in our body,
It goes inside our body cells and our immune system हुँ, recognizes that. So अपनी जो body की cells है, it will start making that protein, हुँ, which is the spike protein, and immune system will recognize that and हुँ, say, oh, this is, a foreign thing for me. हुँ, So हुँ, it will start producing antibodies. So उस तरह से उससे antibodies बनती है. So next time when you are exposed to COVID-19 virus or SARS-CoV-2 virus, then अपनी body उस पे antibodies already produce करेगी by making, because it has the memory of how ओके, to make antibodies. So ओके। वो mRNA technique है. तो आई थिंक थोड़े से डाउट्स क्लियर होंगे लोगों के और ये सेफ भी है काफ़ी बिकॉज़ बीच में कुछ ऐसे रिसर्चर्स आ रहे थे और लोग शक कर रहे थे कि ये जेनेटिक स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देगा, बट इसमें कहीं जीन पे नहीं वो अटैक कर रहा है, राइट? इट इज़ नथिंग टू डू विद द जीन थिंग, एमआरएनए। So नहीं, नो, नॉट एट ऑल. सो क्या है कि जो mRNA जो उन्होंने यूज किया है वो वायरस का mRNA है, जो अपने बॉडी में आके इट विल प्रोड्यूस दैट स्पाइक प्रोटीन. वो जो है अपनी बॉडी वंस वो प्रोटीन बन जाएगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, उसके बाद में वो स्पाइक प्रोटीन को वो किल कर देगा और देयर विल बी नो मोर रिमेन्स ऑफ दैट mRNA that will stay in our body, and neither will it incorporate in our host DNA. तो अच्छा, वो नहीं होगा. सो काफी लोगों को गलत फहमी है कि हाँ, अपना जीन स्ट्रक्चर, अपना डीएनए कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है. सो लेट्स टॉक अबाउट द कोविशील्ड वैक्सीन, जो कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड जिन्होंने डेवलप की है. इट्स अ वायरल वेक्टर वैक्सीन. एडिनो वायरस जो होता है उन्होंने वो यूज किया है to use as a vector हुँ, to introduce viral DNA in our body. So it is something similar in concept as the mRNA vaccines, but हुँ, instead of, यहाँ पे क्या किया है लोगों ने, mRNA जो डेवलप किया है उसको डायरेक्टली इंजेक्ट किया है, यूजिंग उसको पैकेज करके इंजेक्ट किया है. एंड बाय द वे, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो दैट mRNA वैक्सीन का जो जो शेल्फ लाइफ रहता है वो बहुत, मतलब स्पेशली रूम टेम्परेचर पे दे disintegrate very quickly, and that's why they have to be frozen, and हुँ, that is the biggest sort of disadvantage. चैलेंज So adenovirus vector vaccine जो उन्होंने यूज किया है, उसमें जो adenovirus है, it is a type of a virus, but the way they have used that adenovirus is that it doesn't cause any disease in us, but they use it as a vector. They introduce again the DNA of coronavirus, the spike protein, especially that part of that. They will combine it with the adenovirus DNA, and then they will inject it to our body. So once inside the body, that DNA will make protein, right? DNA से RNA बनेगा, फिर RNA से protein बनेगा. So the spike proteins are formed. Our body recognizes that as a foreign thing. So immune system develops antibodies. And so the rest of the things are very similar. It's just that the उसको जो packaging बोलो या जो जिसमें डाल के, तो उन्होंने वो जो DNA है वो एडिनो वायरस के अंदर डाल के इंट्रोड्यूस किया है ह्यूमन बॉडी में. एंड इट इज ऑल्सो प्रीटी गुड वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी इन आवर बॉडी. ये आपने अच्छा बता दिया, क्लैरिटी मिल गई, मुझे भी समझ आ गया, आई एम श्योर जो वॉच कर रहे हैं उनको भी समझ आएगा। ये बताइए, अब जैसे आपने वैक्सीनेशन ले लिया है, तो अब आप बिना मास्क के बाहर जा सकती हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ में रिटर्न कर सकती हैं या आप स्टिल सतर्क हैं इस मामले में? क्या है? आप इन्फेक्शन स्प्रेडर हैं अभी भी? ये बताइए। सो अभी रिकमेंडेशन ऐसा है कि इवन दो आपको वैक्सीन लग चुकी है, फिर भी आपको मास्क पहन के या जो अपना प्रिकॉशंस है वो लेना चाहिए, हुँ, क्योंकि ऑल्दो आपको इन्फेक्शन या डिजीज नहीं होगा, हुँ, पर अगर आप वायरस कैरी करती हैं, क्योंकि वायरस, हुँ, यू कैन स्टिल कैरी वायरस इन योर रेस्पिरेटरी पैसेजेस, सो यू कैन पास इट ऑन टू पीपल हु आर हुँ, नॉट वैक्सीनेटेड. हुँ, सो बिकॉज अभी यहाँ पे वैक्सीन सबको लगा नहीं है, हुँ, हुँ। um, so it is very important that people who are vaccinated are still wearing masks and taking precautions. अच्छा, मतलब वैक्सीनेशन आपको प्रिवेंट कर रहा है बीमारी से, पर आप अभी भी स्प्रेड कर सकते हैं, तो आप बीमारी ना फैलाएँ इसलिए मास्क पहनें और वैक्सीनेशन इसलिए लगवाएँ कि आप बचें। इज़ इट राइट? Exactly. So वैक्सीन लेने से मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा. अगर मुझे वायरस इन्फेक्शन होता है, तो मेरी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके वो वायरस को वहीं खत्म कर देगी. हुँ, पर अगर मुझे इन्फेक्शन होता है तो मुझे तो कुछ होगा नहीं डिजीज, हुँ, पर मैं वो वायरस मेरे छींक या हाथ से या किसी से
फैला बाकी सकते। लोगों को स्प्रेड कर सकती हूँ, क्योंकि हाँ, बाकी अभी सब लोगों को वैक्सीन मिला नहीं है। तो इट इज अच्छा। इम्पोर्टेंट दैट आई प्रोटेक्ट अदर पीपल। करेक्ट। वैक्सीनेशन से लेकर एक सवाल और है ज़हन में, वो ये है कि हू ऑल शुड टेक दिस वैक्सीनेशन? क्या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल हू हैव कैंसर एंड अदर डिज़ीज़ शुड टेक इट? सीनियर सिटिज़न्स, स्पेशली अबव 70 एंड 75, और आल्सो ऑटो इम्यूनिटी। तो आप ये तीनों एरियाज़ को कवर करके बताइए कि किसको वैक्सीनेशन लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए? अभी जो वैक्सीन्स हैं, एक तो एज के बारे में बताती हूँ। जो हुँ, फाइज़र वैक्सीन है, वो 16 एंड अबव के हुँ, लिए अप्रूव्ड है। हुँ। और मॉडर्ना वैक्सीन है, और जो एस्ट्राज़ेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है, वो 18 इयर्स एंड अबव के लिए अप्रूव्ड है। अच्छा। So that is the lower limit of हुँ, age, right? हुँ, But upper limit. So there is no actual upper limit. In fact, we are recommending कि जो elderly, जो बुजुर्ग लोग हैं, 65, 75 years and above, उनको बहुत जरूरी है, क्योंकि उनमें इन्फेक्शन जब होता है, कोविड इन्फेक्शन, उन वो बहुत बीमार पड़ जाते हैं, और उनमें ज्यादा चांसेस हैं डेथ के या बैड निमोनिया होने के। तो ये वैक्सीन is very safe for elderly people, and it is recommended to use that हुँ, in that population. Now, immunocompromised. So immunocompromised patients में भी ये वैक्सीन को देना जरूरी है, क्योंकि उन लोग के भी चांसेस ज्यादा हैं कि कॉम्प्लिकेशंस होने के, अगर उनको ये कोविड इन्फेक्शन होता है। इनफैक्ट ऑटो इम्यून डिजीजेस जो आप बोल रही हैं, उनमें भी ये वैक्सीन सेफ है और देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो इंडिया में ख़ास तौर पर चल रहे हैं, ये भी उन लोगों के लिए भी है? हमें हमारे इंडियन फ्रेंड्स को, सबको इन ब्रैकेट्स में जो लोग हैं, वो लगवा लें इन वैक्सीन्स को? बिल्कुल, बिल्कुल। ऑलराइट। अभी जो एस्ट्राज़ेनेका ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, कोविशील्ड, हुँ, इट इज़ रिकमेंडेड फॉर एल्डरली पॉपुलेशन। यस। दैट इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक पीपल विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस। और दोस्तों, आपको अगर वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी और सवाल है, तो बेझिझक इस पोस्ट पे नीचे ज़रूर कमेंट में लिखिए। हम उसका आंसर आपको स्टैनफोर्ड डॉक्टर से दिलवाएँगे। Manisha, in the present pandemic scenario, the lung is the one primary organ that is affected. So, share some tips on maintaining healthy lungs. I don't think there is a magic. There is not single technique or medicine that will protect it, Hmm, right? Essentially, it is important कि आप जो आपकी जो lifestyle है, वो healthy lifestyle हो. What it means is that आप अच्छा खाना खाएं, make sure you get good amount of sleep, hmm. you get good exercise, and good aerobic exercise is really important because it helps overall expand lung Your capacity lungs. and all that. But also it is important to take precautions, right? So everyone has to wear mask, wash their hands. So just routine jo hai, that is what I would recommend. And just make sure that you are eating well balanced diet that contains good amount of protein and vitamins and micronutrients and all that. Okay, so exercise, good sleep, and good diet is way to healthy lungs. That's right. And then, of course, things like Huh. avoiding smoking, right? Hmm. Because smoke exposure, people who smoke are more likely to get, in general, more diseases, right? So, avoiding things that will cause you to have more respiratory issues will be important. So, avoiding pollution, avoiding smoking, and bad habits, essentially. ऑल राइट। मनीषा, आपने पल्मिनरी डिसऑर्डर्स में खासतौर पर सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल डिजीज और एस्थमा में रिसर्च बेस्ड पब्लिकेशंस और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर के रूप में काम किया है। तो हमें सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में कुछ बताएं, ये क्या होता है? सो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक कंडीशन होती है, जिसमें जो जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, उनका जो म्यूकस रहता है, जो बलगम या म्यूकस बोलते हैं, वो हम्म, बहुत थिक और स्टिकी रहता है। तो उसमें क्या होता है कि अपने जो बॉडी के जो सेल्स हैं, उसमें सोडियम और क्लोराइड का अंदर बाहर जाना बराबर मात्रा में बहुत जरूरी रहता है।
जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, उनको एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये सोडियम क्लोराइड चैनल बोलते हैं उसको, तो क्लोराइड चैनल जो है वो ठीक से काम नहीं करती है। तो उसकी वजह से उनको बहुत बार लंग्स में म्यूकस बनने लगता है और इन्फेक्शंस होने लगते हैं। तो ये जो लोग होते हैं उनको बार-बार ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, साइनस इन्फेक्शंस ये सब की बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके। और जो उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है, उसमें भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो हम्म। ठीक से काम नहीं करते हैं या सिक्रीट नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से उनको डाइजेशन के भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो काफ़ी अंडरवेट रहते हैं, वज़न बढ़ने हम्म। में प्रॉब्लम होता है, तो काफ़ी उनकी तकलीफ रहती है। अच्छा, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफी कम होती है, ऐसे सुना है मैंने। मूवी देखी थी इस राइट। टॉपिक पे एक बनी हुई थी ना, फाइव दैट्स फीट राइट। अपार्ट आई गेस, राइट? That's right. That's right. That was a recent movie. Very well. Yeah, it was a very good movie. So yeah, exactly. So इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम रहती है। इनफैक्ट समझ लो 20-25 साल पहले जिनको भी सिस्टिक फाइब्रोसिस होता था वो बच्चे काफी जल्दी उनकी डेथ हो जाती थी। टीनेज ईयर्स तक मैक्सिमम वो जीत पाते थे। पर आजकल नई दवाओं और नए रिसर्च की वजह से नई दवाइयाँ जो निकली हैं, अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई है समझ लीजिए। मीडियन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है आजकल उनको 40-45 इयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानते हैं, मीडियन जो है मतलब काफ़ी मतलब लोग जो हैं वो तो नॉर्मल 70-80। तो इट इज़ रियली अमेजिंग कि साइंटिफिक नई टेक्निक्स और नई मेडिकेशंस के वजह से काफ़ी चेंज आ गया है इन सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स में। तो आजकल जो ग्रिम प्रोग्नोसिस होती थी वो नहीं देखने मिलती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं एक ऐसे डॉक्टर से बात कर रही हूँ जो इस एरिया में काम कर रहा है, जो लोगों को जीवन दान दे रहा है। मनीषा, सो प्राउड ऑफ यू। Thank you. I can't tell you how excited I am to work with my cystic fibrosis patients. In my lifespan as a doctor myself, I've seen a tremendous improvement and tremendous change in how the outlook has changed. And it's very heartwarming. राइट। Manisha, asthma is your another area of expertise. So, asthma is growing concern nowadays, especially बच्चों में. What changes should be made in their diet or at home to control childhood asthma? इस पे कुछ बताइए आप। That's actually a very good question. I don't think again there is anything single thing that you can do to prevent asthma क्योंकि काफी लोगों को बच्चे लोगों को जो होता है asthma वो allergies की वजह से होता है like environment में allergies या pollution की वजह से होता है तो those are the things that you can control, right? Things like अगर आपके घर में जैसे लीकेज में जो dampness रहती है उसमें mold problem हो जाता है तो काफी लोगों को उससे एलर्जी हो सकती है और उससे अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है तो उसका ध्यान देना चाहिए। सिमिलरली पोल्यूशन, राइट? तो ये एग्जॉस्ट जो है गाड़ियों के जो एग्जॉस्ट हैं या इवन लाइक वुड स्टोव जो रहता है वुड जो बर्न करते हैं या हाँ। कोल बर्न हाँ। करते हैं उसके धुएं से या हम्म। स्मोक से भी काफी लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। So हम्म। it is important that we prevent that from happening. We use cleaner fuel and cleaner this thing. And then काफी लोगों को जैसे बच्चों में especially allergies, काफी food allergies वगैरह होती है। I mean उनको recognize करना जल्दी कि उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी एलर्जी की जो जांच होती है वो एलर्जी के डॉक्टर के पास जाके आप जांच करवा के फिर वो चीजों को अवॉइड करो ताकि उनसे फ्लेयर अप ना हो asthma. Those kind of precautions you can take. Manisha, your next area of expertise is something to do with sleep. So, खर्राटे भरना मतलब बेसुध होकर सोना। आपको लगता है खर्राटे अच्छी सेहत की निशानी है? क्या कहती हैं आप? So what studies have shown is that karate lena is not a normal thing, okay? It's not a sign of good health. Okay. So अगर आपको खर्राटे लेने की या snoring की problem है तो there's a high chance that you might have a condition called obstructive sleep apnea. ये sleep apnea की जो problem होती है उसके होने के chances आपको हैं अगर आप snoring करते हैं तो आपको जरूर उसके लिए आपको
टेस्ट्स या जांच करवा लेनी चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, तो मतलब इसमें क्रॉनिक होना चाहिए कराटे या किस फ्रीक्वेंसी में होने से जाना चाहिए डॉक्टर के पास? सो ऑब्वियसली अगर आपको क्रॉनिक स्नोरिंग की प्रॉब्लम है तो ज़रूर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हुँ, यूजुअली क्या होता है कि बाकी सटल सिम्पटम्स भी होते हैं, जैसे कि रात भर सोने के बाद में भी उन लोग को जब सुबह उठते हैं तो बहुत टायर्डनेस लगता है, राइट? सो हुँ, दे डोंट फील रेस्टेड। हुँ, सो दैट इज़ ऑल्सो अ साइन दैट समथिंग इज़ रॉन्ग बिकॉज़ स्लीप इज़ सपोज्ड टू रिफ्रेश यू। बार-बार झपकियाँ लगती हैं, हुँ। तो ये सब जो साइंस हैं दैट इज़ अ साइन कि आप ठीक से सो नहीं रहे हैं रात में और स्लीप एपनिया होने के चांसेस हैं। ये क्योर हो जाता है। डेफिनिटली या सो ऑब्स्ट्रक्ट स्लीप एपनिया के काफ़ी नोन ट्रीटमेंट्स हैं। So is there any risk involved if sleep apnea is not treated? Are there any risk factors? या सो दैट्स अ एक्सीलेंट क्वेश्चन। बच्चों में काफ़ी स्टडीज हुई हैं, जो बच्चे जिनको स्लीप एपनिया होता है उनको फोकस या अटेंशन की प्रॉब्लम काफ़ी होती है। जैसे स्कूल में अटेंशन स्पैन कम रहता है, तो जो एडीएचडी या एडीडी जो बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, वो होने के चांसेस रहते हैं और लर्निंग प्रॉब्लम्स ये सब के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। और दूसरी ये है कि अगर ये जैसे कंडीशन ट्रीट नहीं करते हैं तो ओवर टाइम ट्रेन पड़ता है हार्ट के ऊपर, क्योंकि जब आपको स्लीप एपनिया होता है रात में सोते हैं तो आपके ऑक्सीजन लेवल्स गिरते हैं उस समय, तो उसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा फुर्ती से काम करना पड़ता है और जब ऐसा होता है ओवर टाइम आपको ब्लड Problems. प्रेशर जो रहता है लंग आर्टरीज में वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। Hmm. तो इसलिए आपको ये ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने ये देखा है हमारे देश में हम स्नोरिंग को चेक नहीं कराते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आप स्नोर करते हैं तो डॉक्टरों के पास जाके अपने स्लीप एपनिया का टेस्ट ज़रूर करा लीजिए क्योंकि अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखना हमारा कर्तव्य है। अच्छा तो मनीषा एक काम करो इसी कंटिन्यूएशन में एक चीज़ बता दो कि लोग चैन की नींद जिनको मान लीजिए स्नोरिंग नहीं होती पर नींद के लिए कोई टिप दे सकती हैं कि नींद पूरी हो जाए? बहुत लोगों की शिकायत होती है यार नींद ठीक से हुई नहीं, आज सो नहीं पाए, यू नो? सो अच्छी नींद के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगेन गुड न्यूट्रिशन, राइट? काफ़ी बार अगर जैसे आप ओवर ईटिंग करते हैं, उसकी वजह से रिफ्लक्स होता है, उसकी वजह से नींद नहीं आती है, तो न्यूट्रिशन प्रॉपर होना और कम से कम 2 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए ताकि आप सोने जाएँ तब आपको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम्स नहीं हो। द अदर थिंग इज़ आजकल जो मीडिया यूज़ है, इवन लाइक व्हाट्सऐप बोलो या फेसबुक जो भी हुँ, आप सोशल मीडिया आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है, तो लोग हुँ, उसमें इतने ज़्यादा घुस गए एडिक्टेड हैं। रहते हैं कि हाँ, सोने तक आप चेक करते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि अपना जो ब्रेन है, इट हैज़ टू काइंड ऑफ कम टू अ मोर सुकून होना चाहिए। अगर बहुत ही स्टिमुलेशन रहे अगर हुँ, सोने के पहले, तो हुँ, आपको वो नींद प्रॉपर नहीं होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सोने के पहले कम से कम 1 घंटा पहले आप ये सब जो भी व्हाट्सऐप चेक करते हैं या टीवी में देखते हैं, वो सब 1 घंटा पहले आप बिल्कुल बंद कर दीजिए और हुँ, अच्छा लाइट बंद कर दीजिए। अपने रूम में कुछ भी जैसे टीवी, काफ़ी लोग अपने रूम में बेडरूम में टीवी रखते हैं, हुँ, क्योंकि टीवी देखते-देखते सोने की आदत रहती है, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हुँ, वो सब आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि आप जो स्लीप हैबिट्स हैं, स्लीप हुँ, हाइजीन जिसको बोलते हैं, वो हुँ, बिल्कुल मेंटेन करके रखिए। तो उससे अच्छी और एक्सरसाइज़ अदर हुँ, थिंग इज़ अगर आप एक्सरसाइज़ ठीक से करते हैं, हुँ, तो आपको नींद भी अच्छी आती है फिर। हुँ। मैंने देखा है मुझे नींद तब से अच्छी आने लगी जब से मैंने आई मास्क लगाना शुरू कर दिया है। आई मास्क ही कहते हैं ना उसको हुँ, हुँ। जो, तो बहुत अच्छी हाँ। नींद आती है। नहीं बिल्कुल, जूही आपने सही कहा एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपके रूम में बहुत सारे जैसे लाइट्स हुँ, हैं, इवन जैसे क्या बोलना चाहिए, अपने जो कंप्यूटर या फ़ोन या उसमें भी छोटे-छोटे लाइट्स ब्लिंक करते रहते हैं पूरे रात, राइट? तो उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस होती है स्लीप में। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट अच्छा हुँ, सब पूरा एक तो क्वाइट रहे हुँ, और अंधेरा रहे। तो हुँ, हमारी बॉडी
को एक सर्केडियन रिदम रहता है, तो जब हाँ, एक सर्केडियन रिदम में जब अंधेरा रहता है तो बॉडी हाँ, अपने आप ही स्लो डाउन होके नींद इसमें जाती है। correct. Manisha, since you have the deeper insight into the workings of the human body, what do you think? Are humans fragile or robust? I think human race is pretty robust. I mean, every few years we are thrown a big problem. Hmm, Like hmm, this last year was itself like bad pandemic, right? COVID-19. There is a lot of sickness and a lot of deaths that have happened, and we obviously feel very sorry about that. But then that has made us stronger because then we have figured out how to live our life even with the pandemic, right? Like the fact that you and I are in different countries and still hmm, able to interview and talk to each other, yeah, that tells that we are, everything is possible. we're evolving with time. The exactly, vaccines were developed in such short Yes. frame of time. So I think because the vaccines are developed in such a short time, people have lots of doubts and questions in their mind. And I would like you to tell a message to people, those who are not convinced yet, to, just give a short message from your side. The thing to know is that Mm, the safety was very well studied and it is still being studied. So, abhi now it's been over 1 month that the vaccines came out in US. So there are millions of people who have been vaccinated so far, and it has continued to prove that it is pretty safe. So that is what we need to focus on, is that we know that it is very safe. It is mm, not going to harm us. mm, It is definitely protecting us against COVID-19 mm, infection in the short term. Whether it will work for long term, like how long will this immunity last, that is still to be studied or still to be known. But right now, the more people get immunized, the mm. more herd immunity we can generate, right? Most of the people in the world get vaccine, then the viral circulation will stop. The virus will go away essentially. So that the chances of that will happen only if people get immunized. So I would highly encourage people to go and get vaccines. It is almost like everyone's responsibility. It was my responsibility to take the vaccine, and I did that. Mm. And I would encourage you to do that as well. Correct. I will also take the vaccination. And to see that the countries which we are living in, Manisha, United States and Singapore, the top leadership has taken the vaccination. So it has kind of encouraged all of us कि भाई it is safe, तुम लगवा सकते हो, है ना? That's correct. Yes. Think about it. Medical community, pretty much everyone took it. And, that tells a lot. So, So this brings us to the end of the questionnaire. And now the time is for rapid fire. Manisha, are you ready? sure. So what's your idea of relaxation? I like to go travel, go to different places, and just, explore new things. Okay. A Vacation, recent essentially. Okay, so a recent vacation that you enjoyed? At the last vacation I Mm, remember is we went to Hawaii. I can tell you it was so relaxing sitting mm, on the ocean side and okay. watching sun setting, cool, breezy Okay. ocean air. And it just, yeah, it's Did you, really, really relaxing. who is one person who inspired you to become child specialist? I would say I don't think there is any one particular person, Okay. but Mm, group of people, right? Right from childhood, my own pediatricians, भिलाई में जो हमारी बच्चों की डॉक्टर होती थी, उनको देख के बहुत अच्छा लगता था. mm, फिर, बड़े हुए मेरे कजिन्स, मेरी बहनें, वो सब डॉक्टर थी, उनको देख के बड़ा अच्छा लगता था. मेडिकल mm, कॉलेज में गए, वहां पे पीडियाट्रिक रोटेशन के समय, जो जो डॉक्टर्स थे और बच्चों के साथ mm, काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था. तो ओवरऑल mm. आई थिंक एवरी स्टेज ऑफ लाइफ आई फेल्ट लाइक दिस वाज द राइट प्लेस फॉर मी, राइट Okay. थिंग फॉर मी टू डू. Okay. What is your favorite meal after a long day? टू बी ऑनेस्ट जस्ट अपने घर का दाल चावल. Fiction or non-fiction? आई वुड से नॉन फिक्शन. Okay. Any favorite sports team? आई एम अ बिग basketball fan, so Warriors. I That's the expected the local team answer. here.
Yeah, I understand. What is your biggest hope for humanity in 2050? That we are all kind to each other, we are tolerant, and we all embrace each other's differences and Mhm. uniqueness and live very peacefully. Very sweet. Now, this question doesn't actually matter, but I still want to know, is your handwriting good? I I think it is Hmm. okay. I It's can't say it is terrible, but uh, it is not, I can't say it's really good, neither it uh, is bad. I mean, I think most people are able to read my handwriting. okay. That's what I wanted to know, whether it's legible or not. The last question is not for Dr. Manisha, but it is for the gorgeous wife of my friend and classmate Srini. Did Srini ever sing मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है? Do I have to answer that? Of course you have to. Oh my God, no. Those Ah, all romance and everything is all in movies. Real life way, I wish. okay. Okay, I have to believe you. Dr. Manisha, it was a pleasure talking to you and it was my honor, honestly. Thank you so much for spending your Sunday evening with me. Any message would you like to give the friends in Bhilai or for Bhilai Education Charitable Trust? Definitely. First of all, thank you so much, Juhi. It was absolute pleasure to be with you. And I don't know how long have you been talking, but लगा ही नहीं कहाँ समय निकल गया समझ में नहीं आया. It was absolute pleasure. भिलाई के बारे में क्या बोलूं? My childhood, such fond memories of growing in Bhilai. I still remember all the streets and going to Civic Center, eating chaat and all that. Oh, I miss it so much. I can't tell you. Like कितने सुकून वाले दिन थे वो. So what I can tell you is that जब हम भिलाई में थे, it's a very small town. We didn't know much about the world in general, right? उस समय तो Mhm. इंटरनेट कुछ भी नहीं रहता था. But we really wanted to do better, right? I think जो अंदर से जो एक था कि हमें अच्छा करना है, and we knew that if we study well, we will get to the good universities, we will get to different bigger cities or whatever, right? So we had really good group of peers who were all very education oriented, and Bhilai is a really good town in that way. I feel like people have the right kind of priorities वहाँ पे. So education is really important, and sapne dekho, keep chasing your dreams, you will get it, right? So हम मैंने तो सपने में भी सोचा नहीं था कि I'll end up at Stanford University, seriously, but I always had desire to study and get better, and things just kept falling in place for me. I just do my best at work or wherever I am. I don't have any desire for money or those kinds of things. Those will always come to you, the fame, yeah, and those things will come to you. Just have good intentions, be sincere, study, keep dreaming, Excelling and at your keep dreams. Yeah. dream big, and you will do fine. And so that is my Message. that's what I would like message to the students in Bhilai. So yeah, I wish them really good luck, and let me know if I can help in any ways. I'm always available. दोस्तों, सरहदों पे सैनिक तैनात होते हैं कि दुश्मन से लड़ सके। उसी तरह वैक्सीन भी वायरस को कमजोर करने के लिए बना है। पैंडेमिक एक अनप्रेसिडेंटेड दौर है और इस महामारी को परास्त करने के लिए हम नागरिकों को सैनिक बनकर इससे लड़ना पड़ेगा। अगर आप वैक्सीन लेंगे तो जल्द ही वायरल ट्रांसमिशन रुकेगा, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के चांसेस हैं और जीवन वापस पटरी पर दौड़ने लगेगा। बच्चों के लिए सुनहरे भविष्य का निर्माण करने में अब बस आपका योगदान चाहिए। डॉक्टर मनीषा निवासकर और जूही शुक्ला साइनिंग ऑफ। बाय बाय। Bye, thank you.